बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार ट्रैक इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही माथम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वो आरामदेह कुर्सी पर बैठा एक रिसाले के मुताले में गर्क था। यस कम इन, इसने ऊंची आवाज़ में कहा, और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और काजट अंदर दाखिल हुआ। काजट, तुम? क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया है। माथम ने चौंक कर सीधे होते हुए कहा। बॉस, सूरत हाल कदरे बदल गई है। मैंने सोचा कि आपसे मशवरा कर लूं। काजट ने कदरे लहजे में कहा, कदरे मध्यम लहजे में कहा। क्या सूरत हाल? तफसील बताओ। और हाँ, पहले स्विच ऑन कर दो हिफाजती निज़ाम का। माथम ने परेशान से लहजे में कहा, और काजट ने मुड़कर ना सिर्फ दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया, बल्कि स्विच बोर्ड पर लगा हुआ सुर्ख रंग का बटन भी ऑन कर दिया। इस बटन के ऑन होते ही दरवाजे पर लगा हुआ सुर्ख रंग का बल्ब जलने लगा। बॉस, इमरान और इसकी साथी लड़की को यहाँ का मशहूर गुंडा मार्टिन क्राटे अपने साथ लेकर गया है। काजट ने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मार्टिन क्राटे? ये कौन है? इसका इमरान और इसके साथी से क्या ताल्लुक? क्या वो इन्हें अगवा करके ले गया है? माथम ने हैरत भरी लहजे में पूछा। मार्टिन क्राटे यहाँ की एक मुजरिम तंजीम का सरबराह है, इंतहाई बाअसर आदमी है। वो इन्हें अगवा करके नहीं लेकर गया, उल्टा रजामंदी से इनके साथ गए हैं। वो इमरान का बड़ा बेतकल्लुफ दोस्त लग रहा था। वो कार में बैठकर एक रिहायशी कॉलोनी में वाक़ई कोठी में गए। मैंने मकामी लोगों पर मुश्तमिल अपने ग्रुप को कॉल किया ताकि हम रात पड़ते ही इस कोठी पर रेड करके इमरान और इसके साथी को कत्ल कर दें कि अचानक कराटे के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। हमला चूंकि अचानक हुआ था, इसलिए हम अपना दिफा ना कर सके, और वो हमें ज़बरदस्ती अगवा करके अपने साथ एक वीरान इमारत में ले गए। मैंने कासाना को रेड कॉशन दे दिया ताकि कासाना मेरी मदद को पहुंच सके। इन लोगों ने इस इमारत में पहुंचते ही मेरे आदमियों को बगैर कुछ पूछगछ किए गोली मार दी। अलबत्ता मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया, ये कहकर कि कासाना ने तुम्हारी रिहाई की सिफारिश की है, इसलिए कराटे ने तुम्हें छोड़ दिया है। काजट ने तफसील बताते हुए कहा। कौन सी रिहायशी कॉलोनी? कोठी नंबर? माथम ने दांतों से होंठ काटते हुए पूछा। ग्रीन कॉलोनी, कोठी नंबर 86A, काजट ने जवाब दिया। और फिर तुम वहाँ से सीधे निकलकर मेरे पास आ गए हो? माथम ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं कि अब क्या किया जाए, काजट ने कहा। और यकीनन कराटे के आदमी तुम्हारा ताकुब कर रहे होंगे। उन्होंने तुम्हें छोड़ा भी इसलिए होगा ताकि तुम्हारी निगरानी कर सकें। माथम ने एक झटके से कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। इसका हाथ जेब में रेंग गया। इसके चेहरे के अजलात यकलख सख्त हो गए थे। नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने चेक किया है। मैं ऐसे मामलात में बेहद होशियार रहता हूँ, काजट ने चौंकते हुए जवाब दिया। इसकी आंखों में हल्के से खौफ के तासुरात उभर आए थे, और इनके तासुरात से माथम समझ गया था कि काजट झूठ बोल रहा है। उसे इस बात का ख्याल भी नहीं आया था। क्या तुमने कासाना से इस सिलसिले में कोई बात की थी? माथम ने सख्त लहजे में कहा। कासाना से? नहीं, इसका इस बात से क्या ताल्लुक? पेशावराना कत्ल की हद तक मेरा इससे ताल्लुक है। आपके साथ ताल्लुक का तो मेरे अलावा और किसी को भी इल्म नहीं, काजट ने जवाब दिया। और इस बार इसके चेहरे के तासुरात देखकर माथम को इसकी बात का यकीन आ गया। गुड, ये तुमने समझदारी की है। लेकिन काजट, मुझे अफसोस है कि अब तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए खतरनाक हो गई है, माथम ने कहा। काजट इसका फिक्रा सुनते ही बिजली की सी तेजी से उठा। इसका बगली हाथ होस्टर की तरफ बढ़ा ही था कि माथम का हाथ जेब से बाहर आया। दूसरे में चटकी सी आवाज के साथ ही काजट के हलक से चीख निकली, और वो पुश्त के बल कालीन पर उलट गया। गोली इसके दिल में सुराख कर गई थी। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए तड़पा, फिर इसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। रिवॉल्वर अभी तक इसके दाएं हाथ में मौजूद था। वो भी पेशावर कातिल था, इसलिए इसने भी फुर्ती दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि इसके जहन में जरा भी खदशा मौजूद ना था कि माथम इसके साथ ये सलूक करेगा, इसलिए वो एक लम्हे देर कर गया था, और ये लम्हा इसकी मौत का बायस बन गया था। काजट के हलाक होते ही माथम ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की नाल में से निकलने वाले धुएं की लकीर को फूंक से उड़ाया, और फिर उसे वापस जेब में रखकर वो तेजी से साइड अलमारी की तरफ बढ़ा। इसे अलमारी के निचले खाने से एक बड़ा सा ब्रीफकेस निकाला, और उसे खोलकर अलमारी में लटके हुए अपने कपड़ों को इस ब्रीफकेस में ठोंसकर इसने ब्रीफकेस बंद करके उसे उल्टा दिया, और फिर इसने इसके वैक्सीन को अंगूठे से दबाया तो निचले हिस्से में एक खाना सा खुल गया। इस खाने में से एक थैला मौजूद था। इसने थैले में से एक झल्ली सी निकाली और उसे जल्दी से अपने सर और चेहरे पर चढ़ाकर इसे अलमारी के अंदर लगे हुए आईने में चेहरा देखते हुए दोनों हाथों से इस झल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही इसकी शक्ल बिल्कुल ही बदल गई थी। बालों पर चढ़ी हुई झल्ली ने बालों के अंदर और अंदाज और रंग को भी यकसर बदल दिया था। मार्थम ने कोट की अंदरूनी जेब से सुनहरे फ्रेम की ऐनक निकाली और उसे आंखों पर लगा लिया। अब वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा था।
इसने ब्रीफकेस का खाना बंद किया और ब्रीफकेस उठाकर इसने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर मुतमईन होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने सबसे पहले ऑफ निज़ाम का स्विच बंद किया और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बरामदा खाली पड़ा हुआ था। इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। लिफ्ट नीचे से ऊपर आ रही थी, इसलिए वो इसके इंतजार में रुक गया। लिफ्ट उसी मंजिल पर आकर रुक गई और फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और दो नौजवान बाहर आ गए। इनमें से एक लंबा चौड़ा और दियो-कामत और इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, जबकि इसका साथी कोई खतरनाक किस्म का गुंडा दिखाई दे रहा था। इनके बाहर आते ही मातम तेजी से आगे बढ़ा और लिफ्ट में दाखिल हो गया। इसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करके नीचे जाने वाला बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे लिफ्ट नीचे उतरती चली गई। चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट से निकलकर हॉल से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर पार्किंग की तरफ कदम बढ़ाता चला गया। पार्किंग में चूंकि टिकट सिस्टम मौजूद था, इसलिए इसे जेब से टिकट निकालकर चौकीदार के हवाले किया, जिसने इस पर वक्त का अंदराज किया और मार्थम कार लेकर होटल के कंपाउंड से गेट से बाहर आ गया। सड़क पर आने के बाद से काफ़ी दूर तक वो अपने ताकुब को चेक करता रहा और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि उसका ताकुब नहीं किया जा रहा, तो उसे कार ब्रिटेन स्क्वायर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी और तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो ब्रिटेन स्क्वायर पर पहुंच गया। कार इसने एक कमर्शियल इदारे की 4 मंजिला बिल्डिंग की पार्किंग में रोकी और ब्रीफ केस को कार की सीट पर ही छोड़कर वो कार से उतरा और उसे लॉक करके वो इमारत के अंदर दाखिल हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक के सामान के बहुत बड़े सुपर स्टोर थे। वो एक स्टोर की तरफ बढ़ा। इस स्टोर में 10 सेल्स गर्ल्स गाहकों को डील कर रही थी। वो एक काउंटर पर जाकर रुका। वहाँ इससे पहले 2 गाहक मौजूद थे। जब दोनों सामान लेकर हट गए तो सेल्स गर्ल ने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, यस प्लीज। सेल्स गर्ल ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे बेड लाइट चाहिए, मगर रेड बल्ब के साथ। मार्थम ने संजीदा लहजे में कहा, बेड लाइट, रेड बल्ब? ओह, इसके लिए आपको मैनेजर से मिलना होगा। ऐसा बल्ब आज तक किसी ने नहीं मांगा। आमतौर पर ब्लू बल्ब ही बेड लाइट में चलते हैं। ये सेल्स गर्ल ने चौंक कर संजीदा लहजे में कहा। वो बड़े गौर से मार्थम को देख रही थी। चलते होंगे, कहाँ है मैनेजर? मार्थम ने बेजार से लहजे में कहा, उधर दाएं तरफ राहदारी में चली जाइए, मैनेजर का कमरा आ जाएगा, सेल्स गर्ल ने कहा और मार्थम एक झटके से मुड़ा और एक पतली सी राहदारी में घुसता चला गया। इसके राहदारी में घुसते ही लड़की ने काउंटर के नीचे लगा हुआ एक बटन दबा दिया और फिर काउंटर पर आने वाले दूसरे गाहक की तरफ मुतवज्जा हो गई। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जो मार्थम के पहुंचते ही खुद ब खुद खुलता चला गया और मार्थम तेज तेज कदम उठाता उसे क्रॉस कर गया। इसके अंदर जाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद इसकी पुश्त पर बंद हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। सामने एक बड़ी सी मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा उसे देख रहा था। रेड बल्ब? मार्थम ने उस अधेड़ उम्र से मुखातिब होकर कहा। किस पावर का चाहिए? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। 25 वॉट का, मार्थम ने जवाब दिया और मैनेजर ये फिक्रा सुनते ही बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। ओह, आप? मगर आपका चेहरा? मैनेजर के लहजे में हैरत थी और मार्थम ने गले में चुटकी भरी और दूसरे लम्हे इसने सर और चेहरे पर चढ़ी हुई झल्ली उतारकर एक तरफ डस्टबिन में फेंक दी। हुकुम बॉस? इस बार अधेड़ उम्र के लहजे में इंतहाई मौदबानापन था। रेड 3 से मेरी बात कराओ फौरन, मार्थम ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस बॉस, अधेड़ उम्र ने कहा और मेज की दराज खोलकर इसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया और इस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद इसने बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर में से जू की आवाज़ें निकलने लगीं। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ निकली। यस, रेड 3 स्पीकिंग। ओवर। बोलने वाले का लहजा खासा करख था। रेड बल्ब स्पीकिंग। बॉस, मार्थम आपसे बात करना चाहते हैं। ओवर। अधेड़ उम्र ने मौदबाना लहजे में कहा। बॉस मार्थम? ओह, बात करें। ओवर। दूसरी तरफ से चौंकते हुए कहा और अधेड़ उम्र ने ट्रांसमीटर की साइड में एक लच्छेदार तार से मुंसलिक माइक निकालकर मार्थम की तरफ बढ़ा दिया। मार्थम स्पीकिंग, रेड 3। ओवर। मार्थम ने तहकमाना लहजे में कहा। यस बॉस। हुक्म बॉस। ओवर। रेड 3 का लहजा मौदबाना हो गया था। मार्टिन क्राटे को जानते हो? ओवर। मार्थम ने पूछा। मार्टिन क्राटे? यस बॉस, अच्छी तरह जानता हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से चौंकते हुए पूछा गया। इसकी जाती रिहाइशगाह के बारे में इल्म है? ओवर। मार्थम ने दूसरा सवाल किया। यस बॉस, इसकी रिहाइशगाह ग्रीन कॉलोनी कोठी नंबर 86A में है। हुकुम बॉस। ओवर। रेड 3 ने जवाब दिया, लेकिन इसके लहजे में हैरत के तासुरात खास तौर पर नुमायां नजर आ रहे थे। ये मार्टिन क्राटे की क्या पोजीशन रखता है? ओवर। मार्थम ने पूछा। इंतहाई ताकतवर मुजिमाना तंजीम का सरबराह है बॉस, खासा बाअसर आदमी है। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इसका हुलिया और कदो कामत? ओवर। अचानक एक ख्याल के तहत मार्थम ने चौंकते हुए पूछा।
लंबा तड़ंगा और देवकामत आदमी है, कराटे के फन में महारत का दर्जा लगता है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया, और मार्थम के जहन में फौरन लिफ्ट से निकलने वाला लंबा तड़ंगा और देवकामत आदमी उभर आया। इससे कद्दूकामत पूछा ही इसलिए था क्योंकि अचानक उसे इन दोनों का ख्याल आ गया था। सुनो, क्या तुम इसके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत रखते हो? ओवर, मार्थम ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। कैसी कार्रवाई बॉस? ओवर, रेड 3 ने पूछा। इसकी रिहाइशगाह पर एक पाकिस्तानी नौजवान जो बज़ाहिर मस्खरा और अहमक नजर आता है और इसकी एक साथी जो शायद स्विस कौमियत रखती है मौजूद हैं। ये इसके दोस्त हैं और वो इन्हें होटल कैरियन से अपने हमरा रिहाइशगाह पर ले आया है। मुझे फौरी तौर पर इनकी हलाकत चाहिए, हर कीमत पर यकीनी हलाकत चाहिए। इसलिए इसके लिए हमें इसकी पूरी रिहाइशगाह ही क्यों ना बम से उड़ानी पड़े। ओवर, मार्थम ने कहा। क्या वो दोनों इस वक्त भी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं? ओवर, रेड 3 ने पूछा। ये तुमने खुद मालूम करना है, लेकिन देर एक लम्हे की भी नहीं होनी चाहिए। काम इंतहाई तेजी और मुस्तैदी से होना चाहिए। ओवर, मार्थम ने सख्त लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस। ओवर, रेड 3 ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतज़िर हूँ। तुम रेड बल्ब के जरिए मुझे रिपोर्ट दे सकते हो। और सुनो, नाकामी का लफ्ज़ किसी सूरत भी सुनना नहीं चाहूँगा। ओवर, मार्थम ने कहा। रेड 3 की लुग़त में नाकामी का लफ्ज़ ही नहीं है बॉस। आप बेफिक्र रहें, मैं पहले ही मालूम कर लूँगा कि ये दोनों इसकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं या नहीं। इसके बाद कोई मसला नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्शन का कायल हूँ। ओवर, रेड 3 ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, मार्थम ने मुतमईन लहजे में कहा और माइक वापस अधेड़ उमर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके माइक वापस हुक में लगाया और ट्रांसमीटर दराज में रखकर दराज बंद कर दी। बाहर पार्किंग में मेरी कार मौजूद है, इसमें मेरा बैग है, वो ऊपर कमरे में पहुंचा दो और जैसे ही रेड 3 की कॉल आए मुझे कांटेक्ट करा देना। मार्थम ने उठकर खड़े होते हुए कहा। यस बॉस, अधेड़ उमर ने मौतबाना लहजे में कहा और मार्थम सर हिलाता हुआ कमरे की पिछली दीवार के कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि अधेड़ उमर ने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसका एक बटन दबा दिया। यस, जॉर्ज स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। जॉर्ज, मैं डिजीज बोल रहा हूँ। बाहर पार्किंग में बॉस मार्थम की कार मौजूद है, इसमें इनका ब्रीफकेस है मौजूद है, वो मुझ तक पहुंचा दो। दूसरी तरफ से कहा गया और अधेड़ उमर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और एक दूसरे इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। मार्गरेट, जॉर्ज एक बैग देकर जाएगा, उसे मेरे कमरे में पहुंचा देना, अधेड़ उमर ने कहा और दूसरी तरफ से यस का लफ्ज़ सुनकर इसने रिसीवर रखा और इत्मीनान भरे अंदाज से कुर्सी की पुश से कमर लगा दी। इमरान और कराटे जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, एक लंबा तड़ंगा नौजवान हाथ में ब्रीफकेस उठाए तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इमरान ने तेजी से इसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन उसी लम्हे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। कराटे इस दौरान एक कदम आगे बढ़ चुका था। इमरान भी कंधे उचकाता हुआ आगे बढ़ गया। वो इस वक्त होटल कैरियन में 8वीं मंजिल के बरामदे में मौजूद थे, क्योंकि कराटे के साथी हेनरी ने उन्हें यही बताया था कि काजेट होटल कैरियन की 8वीं मंजिल के कमरा नंबर 312 में गया है। चुनाचे वो दोनों इसके पीछे आए थे। सामने ही कमरा नंबर 312 का दरवाजा नजर आ रहा था। बरामदे में इस वक्त कोई आदमी ना था, इसलिए वो इत्मीनान से इस दरवाजे की तरफ बढ़े। अब अंदर का हाल बाहर से तो मालूम नहीं हो सकता, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। कराटे ने दरवाजे के करीब रुकते हुए इमरान से कहा। हम अंदर का हाल अंदर से ही मालूम कर लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ दरवाजे से लगाया ही था कि दरवाजा दबाव की वजह से थोड़ा सा खुल गया। दरवाजा अंदर से बंद ना था। इमरान ने चौंक कर दरवाजे को और धकेला और दूसरे लम्हे इसके साथ साथ कराटे भी चौंक पड़ा, क्योंकि अंदर कमरे के कालीन पर एक नौजवान की लाश पड़ी थी और साफ नजर आ रही थी, जिसके सीने से खून बहकर कालीन में जज्ब हो चुका था। इस लाश के अलावा कमरे में और कोई ना था। इमरान और कराटे तेजी से कमरे में दाखिल हुए और कराटे ने फुर्ती से न सिर्फ अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया, बल्कि वो जेब से रिवॉल्वर निकालकर सबसे पहले मुल्हिका बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान ने सबसे पहले मुर्दा आदमी की नब्ज चेक की और फिर वो उछलकर आगे बढ़ा और पिछली खिड़की के पास पहुंचकर इसके पर्दे हटाए और बाहर झांकने लगा। ये काजेट है प्रिंस। उसी लम्हे कराटे की आवाज़ सुनाई दी। वो बाथरूम चेक करके अब कमरे से मैं बाहर आ चुका था। मुझे मालूम है, इमरान ने कहा। इसकी नज़रें बाहर ही जमी हुई थी। क्या तुम इसे पहले से जानते हो? कराटे ने इसके करीब आते हुए कहा। नहीं, क्राइम से यही पता चलता है मार्थम इसे कत्ल करके गया है और इसके जिस्म की गर्मी बता रही है कि इसे हलाक हुए चंद मिनट से ज़्यादा नहीं गुजरे। और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे लिफ्ट से बाहर आते ही जो नौजवान ब्रीफकेस उठाए लिफ्ट में दाखिल हुआ था वही मार्थम था। मुझे इसके चेहरे पर उचटती नज़र से ही शक पड़ा था कि इसे झल्ली वाला मेकअप किया हुआ है, लेकिन बात वाज़ेह ना थी। वो देखो, वो नीले रंग की कार के पास वही नौजवान मौजूद है, इमरान ने कराटे को इशारा करते हुए कहा। और कराटे ने देखा कि एक लंबा तिरंगा नौजवान
हाथ में ब्रीफकेस उठाए नीले रंग की कार का दरवाजा खोल रहा था। इसने ब्रीफकेस को पहले कार के अंदर फेंका और फिर खुद कार में बैठ गया। चंद लम्हों बाद कार पार्किंग से निकलकर होटल के मेन गेट के सामने से घूमती हुई कंपाउंड गेट से बाहर निकल गई। आओ, अब यहाँ ठहरना बेकार है, कराटे ने वापस मुड़ते हुए कहा। ठहरो, मुझे पहले यहाँ की तलाशी लेने दो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए, इमरान ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम तलाशी लो, मैं इस दौरान हेनरी को इस कार के ताकुब के लिए कह देता हूँ, कराटे ने सर हिलाते हुए कहा और फिर इसने जेब से B1 ट्रांसमीटर बाहर निकालकर इसका एक बटन दबा दिया। चलने में ट्रांसमीटर से टूटू की आवाजें निकलती रहीं। फिर हेनरी की आवाज सुनाई दी। हेनरी अटेंडिंग ओवर। हेनरी का लहजा मध्यम था, जैसे वो आवाज दबाकर बोल रहा हो। कराटे स्पीकिंग, काजेट को कत्ल कर दिया गया है और माथम एक नीले रंग की डॉज कार में बैठकर होटल से बाहर निकला है। कार नए मॉडल की है, नंबर X1J1334 है। तुम फौरन इस कार को तलाश करो, फौरन अपने साथियों से भी मदद ले सकते हो और मुझे कॉल करके बताओ, ओवर एंड ऑल, कराटे ने उसे हिदायत देते हुए कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर बंद करके इसने वापस जेब में मुंतकिल कर दिया। इमरान इस दौरान कमरे की तलाशी ले चुका था, लेकिन कोई ऐसी चीज उसे ना मिली थी जिससे वो कोई क्लू हासिल कर सकता। फिक्र ना करो, मेरे आदमी अभी कार तलाश कर लेंगे, कराटे ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया और फिर वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। इमरान ने दरवाजा बंद किया और वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। अचानक इमरान बुरी तरह चौंका। एक मिनट, इसने तेज लहजे में कराटे से कहा और फिर तेजी से दोबारा कमरे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त बरामदे में कई अफराद आते जाते नजर आ रहे थे, इसलिए कराटे ने बड़े इत्मीनान से जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और इसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने लबों से लगा लिया। वो किसी को शक में मुब्तला ना करना चाहता था। इमरान कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा चुका था। फिर इससे पहले कि कराटे सिगरेट सुलगाता, इमरान बाहर निकल आया। इसकी आंखों में मखसूस चमक थी, जैसे से कोई खास बात दरियाफ्त कर ली हो। क्या मिला? कराटे ने करीब आने पर सरगोशी में पूछा। खोई हुई जवानी, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया और कराटे होंठ भेज कर रह गया। वो समझ गया कि अभी इमरान कुछ बताना ना चाहता था। चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट के जरिए हॉल में पहुंचे और फिर तेज से कदम उठाते मेन गेट से बाहर निकलते चले गए। कराटे की कार पार्किंग में मौजूद थी। तुम कार लेकर आओ, मैं कंपाउंड में मौजूद हूँ, इमरान ने कहा और कराटे सर हिलाता हुआ पार्किंग की तरफ मुड़ गया। पार्किंग से कार लेकर जब वो कंपाउंड गेट से बाहर निकला तो इसे इमरान को सड़क के साथ लगे हुए फोन बॉक्स में खड़े फोन करते देखा। इसे कार फोन बॉक्स के करीब करके रोक दी। इमरान कॉल करता रहा, फिर रिसीवर रखकर वो बॉक्स से बाहर निकला और कार की अगली सीट पर बैठ गया। तुम कुछ छुपा रहे हो प्रिंस, कराटे ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। इसके लहजे में नाराजगी का अंसर मौजूद था। अरे छुपाने वाली कोई बात नहीं, वहाँ लोग आ जा रहे थे, इसलिए कुछ कहना एहतियात के खिलाफ था। दरअसल मेरे अचानक जहन में एक पॉइंट आया था, इसलिए मैं दोबारा अंदर गया था और फिर मुझे अलमारी के एक कोने में एक छोटा सा कागज उड़सा हुआ नजर आ गया। इससे पहले मैंने उसे देखा था, लेकिन जल्दी में नजरअंदाज कर गया था। बाहर निकलकर मुझे इसका ख्याल आया था। चुनाचा मैंने देखा कि वो कागज एक कमर्शियल इदारे के पैड का था, जिस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, ब्राउन कार्ड ट्रेडर्स इस इदारे का नाम है। और मैंने बाहर आकर ये फ़ोन नंबर चेक किया तो पता चला कि ये फ़ोन नंबर भी ब्राउन कार्ड ट्रेडर्स का ही है और ये जिम मार्क ट्रेड सेंटर में वाक़ है, इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह, मैं इस ट्रेड सेंटर को जानता हूँ, ये ब्रिटेन स्क्वायर पर वाक़ है, कराटे ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर वहीं चलो, उसे भी एक नज़र देख लें, शायद कोई मुफीद मतलब बात समझ आ जाए, इमरान ने कहा और कराटे ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। अभी से कार एक चौक से मोड़ी ही थी कि कराटे की जेब से टूटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और कराटे ने कार को एक तरफ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कार को साइड में रोक चुका था। इसे कार रोककर जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेनरी कॉलिंग, ओवर, हेनरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, कराटे ट्रेंडिंग, ओवर, कराटे ने तहकमाना लहजे में कहा। बॉस, कार को ट्रेस कर लिया गया है, वो ब्रिटेन स्क्वायर पर एक कमर्शियल इदारे जिम मार्क ट्रेड सेंटर के अहाते में मौजूद है, ओवर, हेनरी ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? ओवर, कराटे ने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। मैं वहीं मौजूद हूँ बॉस, ओवर, हेनरी ने जवाब दिया। तुम वहीं रुको और इस कार पर नजर रखना, अगर ये हरकत में आए तो इसकी निगरानी करना। हम भी वहीं आ रहे हैं। मैं मेकअप में हूँ, लेकिन मेरे पास सफ़ेद कार है, 38 नंबर, यही पहचान होगी, ओवर, कराटे ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और कराटे ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला प्रिंस, मार्थम वाकई यहाँ से वहीं पहुँचा है, ओवर, कराटे ने ट्रांसमीटर जेब में रखकर कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। ना सिर्फ अंदाजा दुरुस्त निकला है, बल्कि हमें इस ट्रेड सेंटर की इस मखसूस दुकान का भी पता चल गया है, वरना हमें सिर्फ कार की निगरानी तक ही महदूद होना पड़ता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कराटे ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इनकी कार ब्रिटेन स्क्वायर पर पहुंच गई।
कराटे ने ट्रेड सेंटर के अहाते में कार जाकर रोकी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। उसी लम्हे एक नौजवान जो बरामदे के सतून के पास मौजूद था तेज तेज कदम उठाता इनके पास पहुंच गया। बॉस, कार अभी तक मौजूद है। इस नौजवान ने करीब आकर कराटे से मुखातिब होकर कहा। वो शायद इसकी जिसामत की वजह से उसे पहचान गया था। ठीक है, तुम अपनी जगह पर रहो, कराटे ने कहा और हेनरी यूं आगे बढ़ गया जैसे उसने कराटे से कोई बात ही ना की हो। और हेनरी के आगे बढ़ते ही इमरान और कराटे ट्रेड सेंटर के मेन गेट की तरफ बढ़े और चंद लम्हों बाद सेंटर में बनी हुई बेशुमार दुकानें इनके सामने थीं। सेंटर में ग्राहकों का खासा रश था। ये पूरा सेंटर इलेक्ट्रिक के सामान की दुकानों पर मुश्तमिल था और फिर उन्हें ब्राउन कार ट्रेडर्स वाली दुकान नजर आ गई। ये खासा बड़ा सुपर स्टोर था। इमरान और कराटे सुपर स्टोर में दाखिल हो गए। वो ऐसी मुख्तलिफ काउंटर्स पर घूम रहे थे। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो खरीदे जाने वाली चीज़ों का इंतखाब कर रहे हों। थोड़ी देर बाद वो जब एक काउंटर पर पहुंचे तो इमरान ठिठक गया क्योंकि एक नौजवान अभी अभी वहां पहुंचा था और इसने वहां मौजूद सेल्स गर्ल को सरगोशी में कुछ कहा और फिर तेजी से एक तरफ को मुड़ गया। सेल्स गर्ल ने चौंक कर इमरान और कराटे की तरफ देखा और इमरान समझ गया कि इनकी निगरानी हो रही है और सेल्स गर्ल को इन्हीं की मुतालिक इत्तला दी गई है। फरमाइए, आपकी मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? सेल्स गर्ल ने संजीदा लहजे में कराटे से मुखातिब होकर कहा क्योंकि वो सेल्स गर्ल से तकरीबन करीब था। यहाँ हर चीज़ बराए फरोख्त है या कुछ चीज़ें सिर्फ नुमाइशी हैं? कराटे की बजाय इमरान ने आगे बढ़कर जवाब देते हुए कहा, ये दुकान है, यहाँ हर चीज़ बराए फरोख्त है। आपने ये सवाल क्यों पूछा? सेल्स गर्ल ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि यहाँ चंद चीज़ों पर कीमत की चीटें आवेजा नहीं हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज़ पर कीमत की चिट मौजूद है। ये तो यहाँ का असूल है। सेल्स गर्ल ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, फिर आपकी चिट कहाँ है? कहीं बैग पर तो नहीं लगी हुई? फौरन दूसरी तरफ मुड़िए, शायद मेरी जेब इजाज़त दी जाए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और सेल्स गर्ल का चेहरा यकदम गुस्से से सुर्ख हो गया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं बिकाऊ माल हूँ? सेल्स गर्ल ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसी लम्हे काउंटर के पीछे का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी तेज तेज कदम उठाता सेल्स गर्ल के करीब आ गया। क्या बात है, तुम मौजूद ग्राहकों से क्यों उलझ रही हो? अधेड़ उम्र आदमी ने तल्ख लहजे में सेल्स गर्ल से मुखातिब होकर कहा। ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सेल्स गर्ल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मजाक उड़ा रहे हैं? ओह, ये तो मौजूद ग्राहक हैं। अधेड़ उम्र ने कुछ ना समझते हुए इमरान और कराटे की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो मजाक गैर मौजूद अफराद उड़ा सकते हैं? वैसे इनकी पहचान क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सेल्स गर्ल से कोई गुस्ताखी हुई तो मैं बहैसियत मैनेजर माफ़ी चाहता हूँ। आप ऐसा दफ्तर में तशरीफ़ लाइए, आप जो कुछ खरीदना चाहेंगे वहीं पहुँच जाएगा और मैं खुसूसी रियायत भी कर दूंगा ताकि हमारे इदारे की बदनामी ना हो। आइए, मैनेजर ने बड़े नर्म और कारोबारी लहजे में कहा। तो क्या हमें काउंटर फलांग कर आना होगा? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। ओह नहीं, ये साथी राहदारी है, इसमें तशरीफ़ ले आइए। राहदारी के आखिर में मेरे दफ्तर का दरवाज़ा है, मैनेजर ने संजीदा लहजे में कहा और इमरान सर हिलाता हुआ इस राहदारी की तरफ मुड़ गया। जाहिर है कराटे ने इसकी पैरवी ही करनी थी। होशियार है ना कराटे, ये हमें ट्रैप कर रहे हैं। इमरान ने राहदारी में घुसते हुए मुड़कर अपने पीछे आते हुए कराटे से मुखातिब होकर कहा और कराटे ने सर हिला दिया। राहदारी के इख्तिताम पर वाकई एक दरवाज़ा था जो इनके करीब पहुंचते ही खुद ब खुद खुल गया और वो दोनों दरवाज़ा पार करके इस कमरे में दाखिल हो गए। इमरान और कराटे के अंदर दाखिल होते ही इनकी पुश्त पर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सामने बड़ी मेज़ के पीछे वही अधेड़ उम्र मैनेजर बैठा हुआ था। आइए आइए जनाब, तशरीफ़ रखिए और मुझे बताइए कि आप क्या ख़रीदना चाहते हैं? मैनेजर इनको देखते ही मोतबाना अंदाज में बोला और इमरान हैरत से सर हिलाने लगा। मैनेजर का अंदाज कतई कारोबारी था और इमरान का जहन उलझ गया कि क्या इससे अंदाजे की गलती हुई है। बहरहाल अब वो आ गए थे, इसलिए इन्हें मेज़ के सामने पड़ी हुई लोहे की कुर्सियों पर बैठना पड़ा। फरमाइए, कौन सी चीज़ें दरकार हैं आपको? मैं आपको पैड दूँ? आप इस पर नोट फरमा दीजिए, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दराज खोलने लगा। इमरान उसे दराज खोलता देखकर मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि मैनेजर दराज से रिवॉल्वर निकालेगा और इन्हें हैंड्स अप करने का हुक्म देगा, लेकिन दूसरे लम्हे इसकी परेशानी पर शिकनें उभर आईं जब मैनेजर ने रिवॉल्वर की बजाय दराज से बाकी एक पैड निकाला और फिर इसे दराज बंद कर दी। लेकिन जैसे ही दराज बंद हुई इमरान और कराटे दोनों बुरी तरह चौंक पड़े क्योंकि फिर इन्हें अचानक एहसास हुआ था कि इनके जिस्म कुर्सियों से चिपक गए हैं। इनके हाथ कुर्सी के हैंडलों से चिपके हुए थे और फिर इन दोनों ने बैक वक्त हाथ उठाने की कोशिश की लेकिन बेसूद। अब आप दोनों हरकत नहीं कर सकते जनाब, इसलिए इत्मीनान से बैठे। मैनेजर का लहजा यकलख्त बदल गया था। लेकिन हरकत ना कर सकेंगे तो फिर पैड पर लिखेंगे कैसे? इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन मैनेजर ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय मेज़ पर पड़ा हुआ एक इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर दबा दिया।
यस, जॉर्ज स्पीकिंग। इंटरकॉम से आवाज़ बरामद हुई। रेड बल्ब, माथम बॉस को इत्तला दो कि 2 मशकूक अफराद को ट्रैप कर लिया गया है। इसके मुतालिक क्या हुक्म है? अधेड़ उमर ने सख्त लहजे में कहा और इसके साथ ही रिसीवर वापस रख दिया। रेड बल्ब, अच्छा नाम है। वोल्टेज क्या है तुम्हारे बल्ब की? इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। अभी तुम्हारी खुशदिली दूर हो जाएगी मिस्टर, चंद लम्हे इंतजार करो, मैनेजर ने गुस्सीले लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। सुनो रेड बल्ब, कोई हरकत करने से पहले 1000 बार सोच लेना, ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। कराटे ने अचानक कड़क लहजे में कहा। वो पहली बार बोला था। तुम फिक्र ना करो, मुसीबत में फंसना हमारा काम नहीं है, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और मैनेजर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस रेड बल्ब, मैनेजर ने कहा। माथम बोल रहा हूँ। जॉर्ज ने मुझे बताया कि तुमने मशकूक अफराद को ट्रैप किया है। दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, मुझे इत्तला मिली थी कि आपकी कार की निगरानी हो रही है। एक मशकूक नौजवान को चेक किया गया था, मैंने इसकी निगरानी का हुक्म दे दिया। फिर इत्तला मिली कि सफ़ेद रंग की कार पर 2 आदमी आए हैं और इस मशकूक नौजवान ने इससे बात की है और वो दोनों सीधे हमारे सुपर स्टोर पे दाखिल हुए हैं। चुनाचा मुझे और सेल्स गर्ल को इत्तला दे दी गई। इनका अंदाज वाकई मशकूक था और फिर दूसरी दुकानों पर जाने की बजाय जब वो सीधे हमारी दुकान में दाखिल हुए तो मैं मजीद मशकूक हो गया। चुनाचा इस वक्त वो दोनों मेरी मेज़ पर मौजूद हैं। मैंने इन्हें अलास्ट्री मैग्नेट से कंट्रोल कर रखा है, मैनेजर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ, इनका ख्याल रखना, वो जाने ना पाए, माथम ने कहा और मैनेजर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान और कराटे खामोश बैठे रहे और जाहिर है वो इसके सिवा कुछ कर भी ना सकते थे। ये रेड बल्ब तुम्हारा ज़ाती नाम है या किसी तंजीम का? वैसे फाराक में आज तक किसी ऐसी तंजीम का नाम सुनने में नहीं आया, कराटे ने इस बार मैनेजर से मुखातिब होकर कहा। ये मेरा ज़ाती नाम है, बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वैसे तुम्हारे सवाल करने के अंदाज से मालूम हो रहा है कि तुम्हारा ताल्लुक भी यहाँ की किसी मकामी तंजीम से है, मैनेजर ने गौर से कराटे को देखते हुए कहा। हाँ, कराटे ग्रुप को तुम यकीनन जानते होगे, हमारा ताल्लुक उससे है, कराटे ने जवाब दिया। ओह, कराटे ग्रुप, मैनेजर ने चौंकते हुए कहा, लेकिन इससे ज़्यादा इसे कुछ भी नहीं कहा। चंद लम्हों बाद पिछली दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसकी तेज़ नज़रें इमरान और कराटे पर जमी हुई थी। इमरान ने महसूस किया कि इन्हें देखते ही इसकी नज़रों में शनासाई सी उभरी थी, लेकिन माथम का वो हुलिया ना था जिसमें इसने उसे होटल कैरियन की लिफ्ट में दाखिल होते देखा था। अब यही हो सकता था कि इसने इस वक्त पहनी हुई झल्ली, जिसका शक इमरान को हुआ था, उतार फेंकी होगी और इस वक्त वो अपने असल हुलिये में होगा। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? माथम ने मैनेजर के करीब पहुँचकर कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। हम इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने आए थे, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम गाजेट के दाखुम में आए थे और मुझे ये भी मालूम है कि तुम गाजेट को मार्टिन कराटे के आदमियों ने पकड़ लिया था और फिर कासाना की मुदाखलत की वजह से उसे छोड़ दिया गया और वो अहमक बराह रास्त मेरे पास दौड़ा चला आया। और मुझे ये इतला भी मिल चुकी है कि पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट एक मस्खरा अली इमरान और एक स्विस नजात लड़की को होटल कैरियन से मार्टिन कराटे अपने साथ अपनी रिहाइशगाह पर ले गया था, माथम ने तफसीलात के साथ बताते हुए कहा। और इमरान की आंखों में चमक उभर आई। वो समझ गया कि माथम यकीनन स्टार ट्रैक का खास आदमी है और इससे स्टार ट्रैक के मुतालिक इंतहाई कीमती मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इन सब तफसीलात का तो हमें इल्म नहीं, हमारा ताल्लुक वाकई कराटे ग्रुप से है। बॉस ने हमें हुक्म दिया था कि हम होटल कैरियन की 8वीं मंजिल के कमरा नंबर 312 में जाएं और वहाँ मौजूद 2 अफराद को अगवा कर लें। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जबकि दूसरा गायब था। चुनांचे हमें शक हुआ कि वो आदमी जो हमारे लिफ्ट से उतरते ही हमें लिफ्ट में जाते हुए मिला था हमारा शिकार होगा। चुनांचे हम तेजी से पिछली खिड़की की तरफ बढ़े और फिर हमने इस आदमी को एक नीले रंग की कार में बैठते हुए देख लिया। चुनांचे हमने बॉस को कॉल किया और इस कार का नंबर बता दिए। इसके बाद हम बाहर आ गए। फिर हमें बॉस ने ट्रांसमीटर पर इत्तला दी कि इस कार को जिम मार्क ट्रेड सेंटर में देखा गया है और हमें हुक्म दिया गया कि हम वहाँ पहुँचें और इस आदमी को तलाश करें। चुनांचे हम यहाँ आ गए। यहाँ हमारे ग्रुप का एक आदमी मौजूद था। इसने बताया कि इसकी तहकीकात के मुताबिक इस आदमी को ब्राउन कॉर्प ट्रेडर्स सुपर स्टोर में जाता देखा गया है। चुनांचे हम दोनों यहाँ आए। फिर आपका मैनेजर हमें यहाँ लेकर आया और हमें इन कुर्सियों से चिपका कर आपको बुला लिया गया। और अब आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप वही आदमी हैं, लेकिन आपका हुलिया वो नहीं है जिस हुलिये के आदमी को हमने कार में बैठते हुए देखा था। इमरान ने बड़ी संजीदगी से तफसील बताते हुए कहा। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और मैनेजर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। माथम खामोश हो गया। यस, रेड बल्ब अटेंडिंग, मैनेजर ने रिसीवर उठाते ही कहा। रेड 3 स्पीकिंग, बॉस के मुतालिक मालूम हुआ है कि वो तुम्हारे दफ्तर में है। दूसरी तरफ से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी और कराटे ने रेड 3 का नाम सुनकर
यूं सर हिलाए जैसे वो उसे अच्छी तरह जानता हो। बॉस, आपका फोन, मैनेजर ने रिसीवर मार्थम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस, मार्थम स्पीकिंग। मार्थम ने रिसीवर लेकर तहकमाना लहजे में कहा। बॉस, मैंने कराटे की जाती रिहाइशगाह से मालूम कराया है, वो स्विस लड़की वहाँ मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी आदमी वहाँ से जा चुका है। अब आप हुक्म करें तो इनकी वापसी का इंतजार किया जाए या इस लड़की को ख़त्म करा दिया जाए। रेड 3 ने कहा। इस लड़की की इतनी अहमियत नहीं है, इसलिए इंतजार करो, मार्थम ने कहा और एक झटके से रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। रेड बल्ब, मार्थम ने रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए सख्त लहजे में मैनेजर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मैनेजर ने फौरन ही मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। इन दोनों को हलाक करके इनकी लाशें किसी गटर में डाल देना, और सुनो, जो नौजवान इनका साथी बाहर मौजूद है उसे भी हलाक करा देना, मार्थम ने अधेड़ उम्र मैनेजर से मुखातिब होकर कहा। हुक्म की तामील होगी जनाब, मैनेजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, लेकिन ख्याल रखना ये जिंदा वापस ना आ जाए, वरना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, मार्थम ने कड़क लहजे में कहा और तेजी से मुड़कर पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके दरवाजे में गायब हो जाने के बाद अधेड़ उम्र मैनेजर ने बड़े इत्मीनान से मेज की निचली दराज खोली और इसमें से साइलेंसर लगा हुआ एक रिवॉल्वर निकाला और साथ ही उसी दराज से गोलियों का एक डब्बा निकाल कर मेज पर रखा और रिवॉल्वर का मैगजीन खोलने में मसरूफ हो गया। इसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार मौजूद थे। यूं लगता था जैसे वो इंसानों की बजाय पागल कुत्तों को गोली मारने चला हो। तुम शायद हमारे लिए मैगजीन भर रहे हो दोस्त, इमरान ने अचानक बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। जाहिर है बॉस का हुक्म है और मुझे अपनी जिंदगी तुमसे ज्यादा प्यारी है, अधेड़ उमर ने सर ऊपर उठाकर बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने हमसे हमारी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछी, ये तो एक इंसानी हक है, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। सॉरी, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता फिरूं, मैनेजर ने रिवॉल्वर के मैगजीन में गोलियां भरते हुए जवाब दिया। मेरी आखिरी ख्वाहिश बड़ी मासूम सी है जिसे तुम आसानी से पूरा कर सकते हो, इमरान ने कहा। अच्छा चलो बता दो, ताकि तुम्हारे दिल में ये हसद भी बाकी ना रहे, अधेड़ उमर ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि तुम मुझे मेरे अपने पिस्तौल से ही हलाक कर दो, ताकि मैं मरते वक्त ये खुशी लेकर जाऊं कि मैं किसी दूसरे के पिस्तौल से नहीं मरा। मेरा पिस्तौल मेरी जेब में है और हम हाथ तो हिला ही नहीं सकते, इसलिए तुम्हें कोई खतरा भी नहीं है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ओह वाकई बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है, ठीक है ऐसा ही सही, मेरी गोलियां भी बच जाएंगी, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा और कराटे हैरत से इमरान को देखने लगा कि क्या मौत को सामने देखकर प्रिंस का दिमाग चल गया है। भला ये भी कोई ख्वाहिश है कि मुझे अपने पिस्तौल से मारूं, मसला तो मरने का है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी भी पिस्तौल से गोली चलाई जाए। मैनेजर ने अपना पिस्तौल मेज पर रखा और फिर उठकर वो इमरान के करीब आया। इसने इमरान के कोट की जेब में हाथ डाला और फिर इसने इसकी जेब में मौजूद पिस्तौल बाहर निकाल लिया। पिस्तौल हाथ में लेकर वो वापस अपनी कुर्सी पर आया और पिस्तौल को चेक करने लगा। वो पिस्तौल को बड़े गौर से देख रहा था। फिर इसने इसका मैगजीन खोलने की कोशिश की, लेकिन मैगजीन ना खुल सका। इसके दस्ते में मैगजीन खोलने का बटन है, उसे दोबारा प्रेस करोगे तो मैगजीन खुल जाएगा, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। और मैनेजर ने पहले तो पिस्तौल को पलटकर इसका बटन देखा और फिर इसने पिस्तौल को अपने जिस्म से काफ़ी दूर करके इसने बटन को मुसलसल 2 बार प्रेस किया और फिर मैगजीन को खोला तो मैगजीन बाहर आ गया। मैगजीन में गोलियां मौजूद थी। इसने मैगजीन को दोबारा इसके खाने में फिट कर दिया। मुझे शक है मिस्टर कि तुम कोई चक्कर चला रहे हो, ये पिस्तौल मुझे मशकूक लग रहा है, इसलिए मैं अपने ही रिवॉल्वर से तुम्हें गोली मारूंगा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैनेजर ने मशकूक लहजे में कहा। और इमरान बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। ये भी अच्छा है, मरना हमने है और खौफजदा तुम हो रहे हो। अच्छा ऐसा करो कि छत की तरफ करके रुख करके गोली चलाकर देखो, अगर पिस्तौल सही काम करे तो फिर हमारी तरफ रुख कर लेना, इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम इतने मुतमईन क्यों हो जबकि तुम्हारे साथी की ज़बान तो खौफ से बंद हो चुकी है, मैनेजर ने कहा। इसलिए कि मुझे मालूम है कि हर शख्स की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। खौफ क्या, अगर हमारा वक्त आ गया है तो हमें इसका खुशदिली से तकबाल करना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा और पिस्तौल का रुख इमरान की तरफ कर दिया। क्या मुझे मरने से पहले खोलोगे नहीं ताकि मैं तड़प तो सकूं, इमरान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसी तरह ठीक है, मैनेजर ने फुंकारते हुए कहा। इसके चेहरे के अजलात सख्त होते गए और कराटे ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। मैनेजर का चेहरा देखते ही वो समझ गया था कि वो अब गोली चलाने ही वाला है। दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और इसके साथ ही एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फिर किसी के गिरने का धमाका हुआ। कराटे ने जल्दी से आंखें खोली और फिर ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई कि मैनेजर कुर्सी समेत नीचे गिरा था और अब इनके सामने बुरी तरह फड़क रहा था। बेचारे की मौत का वक्त आ गया था। इमरान ने अचानक कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा।
और उसी लम्हे कराटे ने भी महसूस कर लिया कि कुर्सी ने इसका जिस्म छोड़ दिया है। चुनांचे वो भी एक झटके से खड़ा हो गया। मैनेजर का जिस्म अब साकित हो चुका था। कराटे और इमरान तेजी से आगे बढ़े। गोली मैनेजर के गले में बेवस्त हो गई थी। इमरान ने एक तरफ पड़ा हुआ अपना रिवॉल्वर उठा लिया। ये कैसे हुआ? मैनेजर की मौत और फिर कुर्सी के मैग्नेट का खत्म होना? कराटे ने शदीद हैरत भरी लहजे में कहा। मैंने पहले ही कहा था कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। इस पिस्तौल में खासियत है कि अगर इसके दस्ते का बटन 2 बार प्रेस करके दोबारा मैगजीन भरा जाए तो फिर ये रिवर्स में चलता है, फिर गोली इसके पिछले हिस्से से निकलती है। मैंने एक प्लानिंग की थी, मेरी प्लानिंग कामयाब रही। मैनेजर मार खा गया। वो शक्ल से ही डफर लग रहा था, इसलिए आसानी से चकमे में आ गया। और रही कुर्सी से अलहदा होने वाली बात, तो ये कुदरत की मेहरबानी है। मैनेजर के अचानक गिरने और तड़पने से इसका कनेक्शन ऑफ हो गया है। मेरा ख्याल है कि मेज़ के पाए के साथ इसकी तार होगी जो टूट गई होगी। इमरान ने मेज़ के अंदरूनी पाए की तरफ झुकते हुए कहा, और दूसरे लम्हे से वो तार तलाश कर ली जो मैनेजर के बूट की बारीक टो में फंसकर टूट चुकी थी। ओह वेरी गुड, तुम जरूरत से ज्यादा ही ज़हीन हो। जिस ठंडे दिमाग से तुमने प्लानिंग की है वो तुम्हारा ही काम था, वरना मैं तो मायूस हो चुका था। अभी असल काम रहता है, आओ मेरे साथ। इमरान ने मेज पर पड़ा हुआ मैनेजर का रिवॉल्वर भी उठाकर जेब में मुंतकिल करते हुए कराटे से कहा, और फिर वो तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो दोनों तेजी से राहदारी को क्रॉस करके सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अभी वो सीढ़ियों के इख्तिताम पर पहुंचे ही थे कि अचानक इमरान ने हाथ उठाकर कराटे को रोक दिया, और फिर वो मुखालिफ सिमत की दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए, क्योंकि लोहे के दरवाजे की दूसरी तरफ कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी थी, और चाप से अंदाजा हो रहा था कि आने वाला इसी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। वो दोनों दरवाजे की साइडों में दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। चलना वो बाद दरवाजा एक झटके से खुला, और फिर मार्थम ने सीढ़ी पर कदम रखा। इसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वो शायद इमारत से बाहर जा रहा था, मगर जैसे ही इसका जिस्म दरवाजे से बाहर आया, इमरान किसी उकाब की तरह उस पर झपटा, और दूसरे लम्हे मार्थम की कनपटी पर पटाखा से छूटा, और वो उछलकर दूसरी सिमत में खड़े कराटे की तरफ झूल गया। लेकिन इसका जिस्म ढीला पड़ चुका था, इसलिए कराटे ने उसे दोनों बाजुओं में संभाल लिया। मार्थम बेहोश हो चुका था। इसके हाथ से बैग छूट गया जिसे इमरान ने झपट लिया। इसे नीचे ले आओ, जल्दी करो। इमरान ने दरवाजा वापस बंद करके अंदर से इसकी चटखनी चढ़ा दी। कराटे मार्थम को उठाए सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे राहदारी में आ गया, और फिर इमरान के इशारे पर वो उसे उठाए वापस मैनेजर के कमरे में आ गया। इमरान ने सबसे पहले फर्श पर पड़े हुए मैनेजर की लाश को घसीटकर एक बड़ी सी अलमारी के पीछे छुपा दिया, और फिर इसने मार्थम को मेज पर लिटाने के लिए कहा, और कराटे ने मार्थम को मेज पर लिटा दिया। मार्थम का बैग इमरान पहले ही एक तरफ रख चुका था। यहाँ की मेकअप बॉक्स जरूर होना चाहिए, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा, और दूसरे लम्हे इसकी नजर फर्श पर पड़े हुए बैग पर जम गई। बैग की उल्टी सिमत इस वक्त इमरान की तरफ थी। इमरान तेजी से बैग की तरफ बढ़ा, और इसने उसे उल्टाकर मेज के एक किनारे पर उल्टा करके रख दिया। उसे बैग की पुश्त के एक हिस्से पर हल्की सी लकीर नजर आ रही थी, जो रोशनी की बराह रास्त जद में आकर चमक रही थी, वरना आम हालात में शायद गौर से देखे बगैर नजर ना आती। इमरान ने इस लकीर के किनारों को अंगूठे की मदद से दबाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद कटक की आवाज के साथ और लकीर वाली साइड एक खाने की तरह खुलती चली गई। इस खाने के अंदर एक थैला नजर आ रहा था। इमरान ने थैला निकालकर जब उसे खोला तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। थैले में मेकअप बदलने वाली छल्लियां मौजूद थीं। इमरान ने बड़ी फुर्ती से इसमें से 3 झल्लियां बाहर खींची। थैला वापस रखकर इसे खाना बंद कर दिया, और फिर एक झल्ली इसने अपने सर पर और चेहरे पर चढ़ा ली। एक दीवार पर नस्ब आईने के सामने जाकर इस झल्ली को दोनों हाथों से मुसलसल थपकना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद इसके चेहरे के खदोखाल और रंग बदल चुका था। इसने सर पर भी यही अमल किया तो बालों का स्टाइल भी बदल गया, अलबत्ता इनका रंग मध्यम हो गया था। इसके बाद इसने दूसरी झल्ली कराटे के चेहरे पर चढ़ाई, और चंद लम्हे बाद इसका चेहरा थपकने के बाद इसके खदोखाल भी अक्सर बदल गए। ये तीसरी झल्ली किसके लिए है? कराटे ने पूछा। यह हमारे दोस्त मार्थम के लिए है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तीसरी झल्ली इसने मेज पर बेहोश पड़े हुए मार्थम के चेहरे पर चढ़ाई, और फिर इसके चेहरे को थपक कर इसने झल्ली को दुरुस्त कर दिया। अब वो तीनों ही नई शक्ल में मौजूद थे। आओ अब इसे उठा लो और इत्मीनान से चलते हुए इमारत से बाहर निकल चलो। इसका बैग मैं लेकर आता हूँ। इमरान ने बैग को हाथ में उठाते हुए कहा। लेकिन बाहर तो इनके आदमी मौजूद होंगे, वो तो लाजमन मशकूक होंगे, कराटे ने कहा। कोई बात नहीं, तुम चलो तो सही, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा, और कराटे ने सर हिलाते हुए आगे बढ़कर मेज पर पड़े हुए मार्थम को उठाकर कांधे पर लादा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रुक गए। दरवाजा बंद था, वो खुल ना रहा था। इमरान ने बैग एक तरफ रखा
और दरवाजे की दहलीज पर झुक गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजे की दहलीज की साइड में सुर्ख रंग की एक पतली सी तार को कालीन को का कोना हटाकर दरियाफ्त कर चुका था। इसे उंगली में तार डाली और फिर एक जोरदार झटका दिया। एक हल्का सा झमाका हुआ और इसके साथ ही बंद दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक पड़े। इन्हें कहीं करीब ही से घंटी की तेज आवाज सुनाई दी थी। लेकिन इमरान और कराटे तेजी से दरवाजा पार करके राहदारी में आगे बढ़ते चले गए। राहदारी के इख्तिताम पर वो ट्रेड सेंटर के मेन हॉल में पहुंचे। उसी लम्हे इमरान ने कॉक ब्राउन ट्रेडर्स से मुल्हका दुकान के साथ एक छोटा सा दरवाजा देख लिया था। इस दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग में इमरजेंसी डोर लिखा हुआ था। इधर इस दरवाजे की तरफ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर वो दोनों तेजी से इस इमरजेंसी डोर की तरफ बढ़ गए। क्या हुआ इसे, क्या हुआ? दो चार अफराद ने उन्हें रोककर पूछने की कोशिश की। इनका इशारा कराटे के कंधे पर लदे हुए मार्थम की तरफ पड़ गया था। दौरा पड़ गया है, कराटे ने तेज लहजे में कहा और फिर वो झपट कर इमरजेंसी डोर से गुजरते चले गए। दूसरी तरफ एक पतली सी राहदारी थी। इस राहदारी में दौड़ते हुए वो इमारत की उकबी गली में पहुंच गए। उसी लम्हे उन्हें अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और कराटे के पीछे जाता हुआ इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा। दूसरे लम्हे इसके हाथ में मौजूद मैनेजर के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर ने शोला उगला और वो राहदारी में दाखिल होने वाला रिवॉल्वर बरदार चीख मारकर पीछे उल्टा और इसका आधा धड़ दरवाजे की दूसरी तरफ और आधा राहदारी में फैल गया। इमरान ने रिवॉल्वर की झलक देखते ही गोली मार दी थी। दूसरे लम्हे वो उकबी गली में मुड़े। भागो जल्दी से, इमरान ने गली में मुड़ते ही कहा और वो दोनों बेतहाशा सामने नजर आने वाली सड़क की तरफ दौड़ते चले गए। सड़क पर ट्रैफिक पूरे जोर शोर से रवान रवान थी। सड़क पर पहुंचते ही कराटे तेजी से दाएं तरफ मुड़ा और फिर एक छोटे से कैफे के बरामदे में दाखिल होकर साइड राहदारी में दौड़ता चला गया। इसे इमरान को अपने पीछे आने का कह दिया था। साइड राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थी और वो दोनों बिजली की सी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते गए। कराटे आगे आगे था जबकि इमरान इसके पीछे था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाजा था। कराटे एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में मौजूद एक नौजवान उछल कर कुर्सी से खड़ा हो गया। वो एक छोटी सी मेज के पीछे बैठा हुआ था। कौन हो तुम? नौजवान ने फुर्ती से जेब की तरफ से हाथ बढ़ाते हुए कहा। खामोश रहो लिबर्टी, मैं मार्टिन कराटे हूँ, कराटे ने तहकमाना लहजे में कहा। कराटे? मगर नौजवान का हाथ अपनी जगह साकित हो गया, लेकिन इसके चेहरे और आंखों में हैरत के शदीद तासुरात उभर आए थे। जल्दी करो, हमें किसी महफूज जगह पर पहुंचाओ, दुश्मन हमारे पीछे हैं और होशियार रहना, कराटे ने तेज लहजे में कहा। ओह आइए आइए, लिबर्टी ने उछलते हुए कहा और फिर वो तेजी से अपने हुक्म में मौजूद एक अलमारी की तरफ झुका। इसे अलमारी खोलकर इसके अंदर हाथ डालकर कोई बटन दबाया तो अलमारी तेजी से घूम गई। अब वहाँ एक दरवाज़ा नजर आने लगा था। बॉस अंदर चले जाइए, सब ठीक हो जाएगा, लिबर्टी ने कहा और कराटे और इमरान तेजी से इस दरवाजे को पार करके दूसरी तरफ चले गए। इनके क्रॉस करते ही अलमारी दोबारा घूम गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो एक छोटे से कमरे में थे जिसके दरमियान में एक मेज़ और चंद कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। मेज़ पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। साइड में एक दरवाज़ा नजर आ रहा था जिस पर बात के अल्फाज नजर आ रहे थे। प्रिंस, अब हम महफूज हो गए हैं। लिबर्टी मेरा अपना आदमी है और इस मामले में बेहद होशियार है, वो संभाल लेगा। कराटे ने कंधे पर लदे हुए माथम को फर्श पर लेटाते हुए कहा। उसी लम्हे माथम के जिस्म में हरकत होने लगी। वो शायद अब होश में आने लगा था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और इसे बूट की टो एक बार फिर होश में आते हुए मार्थम की कनपटी पर जमा दी और मार्थम का जिस्म एक जोरदार झटका लेकर दोबारा साकित हो गया। अभी तुम्हें होश में आने की जरूरत नहीं है दोस्त, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या प्रोग्राम है मुझे बताइए ताकि मैं इसके इंतजाम कर लूँ, कराटे ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। किसी महफूज जगह पर मैं इसे पूछगछ करना चाहता हूँ और बस, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, कराटे ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता टेलीफोन की घंटी बज उठी और कराटे ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, कराटे ने सिर्फ एक लफ्ज़ पर ही इक्तफा करते हुए कहा। लिबर्टी बोल रहा हूँ बॉस। चंद अफराद पागल कुत्तों की तरह ट्रेड सेंटर की इमारत के गेट भागते फिर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इधर नहीं आया। वैसे मैंने अपने आदमी सेट कर दिए हैं और बॉस एक इत्तला और है, ट्रेड सेंटर की पार्किंग में हेनरी को गोली मार दी गई है। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है, लिबर्टी ने कहा। ओह, तुम ऐसा करो कि हेनरी की लाश वहाँ से उठाकर हेडक्वार्टर भेजने का बंदोबस्त करो, मैं खुद ही इसका इंतकाम लूँगा, कराटे ने दांत पीसते हुए कहा। यस बॉस, मैं कोशिश करूँगा, लिबर्टी ने जवाब दिया। और सुनो, मेकअप बॉक्स हमारे पास भिजवा दो, इसके साथ ही एक कार भी किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दो, कराटे ने कहा। यस बॉस, अभी सर, लिबर्टी ने इस बार पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तैदी से जवाब दिया और कराटे ने रिसीवर रख दिया।
हेनरी के साथ शायद इंतकामी कार्रवाई की गई है, जो इमरान ने कहा। हाँ, और अब मैं रेड 3 से हेनरी का ऐसा इंतकाम लूंगा कि इसकी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी, कराटे ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ओह, रेड 3 पर मुझे याद आया कि कहीं वो जूलिया पर रेड न कर दें। तुम्हारी रिहाइशगाह पर यकीनन इसका कोई आदमी मौजूद है जिसने उसे मेरे वहां जाने और जूलिया के मौजूद होने की इत्तला दी थी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, कोई काली भेड़ मौजूद है, कराटे ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर इसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, डागर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक फटी फटी सी आवाज सुनाई दी। यूं लगता था जैसे बोलने वाले का गला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया हो। कुछ अजीब सी आवाज महसूस होती थी। मार्टिन, कराटे बोल रहा हूँ, कराटे ने कड़क लहजे में कहा। यस बॉस, हुकुम बॉस। डागर ने लहजा यकलख्त मौदबाना हो गया। सुनो, मेरी निजी रिहाइशगाह पर मेरी एक मेहमान है, मिस जूलियाना। उसे वहां से लेकर पॉइंट ग्रीन स्पॉट पर पहुंच जाओ। मैं थोड़ी देर में वहीं पहुंच रहा हूँ, और अपने ताकुब का खास ख्याल रखना। हो सकता है कि मेरी रिहाइशगाह पर इसकी निगरानी हो रही हो। तुम खुफिया रास्ते से कार अंदर लेकर जाना और मिस जूलियाना को अपने साथ लेकर उसी रास्ते से बाहर आ जाना, कराटे ने कहा। आपकी रिहाइशगाह की निगरानी? किसकी जरूरत है बॉस? डागर ने हैरत भरे लहजे में कहा। रेड 3 के आदमी हो सकते हैं। बहरहाल पूरी तरह एहतियात करना, और सुनो, वहाँ किसी को ना बताना कि तुम इस जूलियाना को लेकर कहाँ जा रहे हो, कराटे ने कहा। यस बॉस, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें, डागर ने जवाब दिया, और कराटे ने हाथ बढ़ाकर कैडल दबा दिया। उसी लम्हे अलमारी वाला दरवाजा खुला और लिबर्टी एक बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुआ। बॉस, हमने हेनरी की लाश उड़ा ली है। मुझे पुलिस वाला हरबा इस्तेमाल करना पड़ा है, लिबर्टी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ठीक है, कार का क्या हुआ? कराटे ने पूछा। कार कैफे के उकबी तरफ शिफ्ट में मौजूद है बॉस, लिबर्टी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम बाहर बैठो और ख्याल रखना, कराटे ने सर हिलाते हुए कहा, और लिबर्टी इमरान को गौर से देखता हुआ उसी अलमारी वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान एक कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए खामोश बैठा था। लिबर्टी के जाते ही कराटे ने दोबारा नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस, क्राम स्पीकिंग। चंद लम्हे बाद घंटी बजने के बाद एक और आवाज रिसीवर में सुनाई दी। कराटे बोल रहा हूँ, क्राम। मेरी मेहमान मिस जूलियाना कहाँ है? कराटे ने पूछा। वो कमरे में मौजूद है बॉस, क्राम ने मौदबाना लहजे में कहा। इन्हें फोन पर बुलाओ, इन्हें कहना कि प्रिंस की कॉल है, कराटे ने कहा। बेहतर बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और कराटे इमरान की तरफ मुड़ा। प्रिंस, तुम मिस जूलियाना को समझा दो कि वो मेरे आदमी के साथ इत्मीनान से चली जाएं, कराटे ने इमरान से कहा, और इमरान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसने रिसीवर कराटे के हाथ से ले लिया और फिर से जूलिया को मुख्तसर लफ्जों में कह दिया कि वो कराटे के आदमी के साथ आ जाए। जूलिया ने इससे मजीद पूछगिछ करने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसे टाल दिया, और फिर कराटे ने कराम को समझा दिया कि डागर खुफिया रास्ते से कार लेकर आएगा, मिस जूलियाना को इसके साथ भेज दिया जाए। फोन से फारिग होने के बाद इमरान ने पहले तो अपने और कराटे के चेहरे पर चढ़ी हुई छलियां उतारी, और फिर इससे पहला मेकअप साफ करके नया मेकअप कर दिया। अलबत्ता इसने फर्श पर पड़े हुए मार्थम के चेहरे पर छली रहने दी। इसके बाद कराटे ने मार्थम को उठाकर कंधे पर लादा, और इमरान ने इसका बैग उठाया, और लिबर्टी को बुलाकर वो इसकी रहनुमाई में कैफे की उकबी से कार में पहुंच गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।